गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग थर्ड चैप्टर शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें फर्स्ट लाइन लिखी है कोठारी कमीशन की, एजुकेशन कैन बी यूज्ड एज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज। यानी कि शिक्षा एक ऐसा सशक्त हथियार है जिसके माध्यम से हम समाज, अर्थव्यवस्था और राजनैतिक परिस्थितियों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। 21वीं सदी जो है हमारी, वो महान परिवर्तन की धुरी है। आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। इस मतलब सदी में जो सबसे बड़ा पक्ष है वो है कि जो हमारी सृजनात्मकता है, जो हमारे वैज्ञानिक आविष्कार हैं, उनके कारण या उनके परिणाम स्वरूप बहुत सारे नवाचार का उदय हो रहा है, ठीक है, जिससे व्यक्ति के चिंतन, उसके स्किल, उसकी जो थिंकिंग पावर है, उसमें दिन प्रतिदिन बदलाव हो रहा है। और वो बदलाव कहाँ पे जा रहा है? समाज के अंदर, ठीक है। और समाज जो है अपने उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर इस तरह की भावनाओं को साकार करने के लिए प्रयासरत है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक मूल्य, मान्यताएं, आस्थाओं, प्रथाओं, मनोवृत्तियां, रुचियों तथा व्यक्ति की जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और आजकल आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। तो इन्हीं बदलाव के कारण क्या होगा? समाज में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। और वो हमारी सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन के क्या होंगे? घटक होंगे या घोतक हो सकते हैं, जिससे हमारी नवीन या बदलाव जो स्थितियां हैं वो परिलक्षित होंगी, दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। इसके बाद हम लोग परिभाषा की बात करेंगे। सबसे पहली परिभाषा है किंग्सले डेविस। इन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से आशय मुख्यतः उन संशोधनों से है जो सामाजिक संरचना या ढांचे में हुआ करते हैं। देखते होंगे आप लोग, मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार या समाज अपनी आवश्यकता अनुसार, आकांक्षाओं के अनुसार शिक्षा को डे बाय डे बदलता जा रहा है और अपनी आवश्यकता के अनुसार रोजगार के अवसरों को ले रहा है, ठीक है। उस प्रकार की शिक्षा को वो ज्यादा प्रेफर कर रहा है जिससे उसके रोजगार के नए नए साधन मिल सके, ठीक है। ये इन्होंने बात बताई है। इसके बाद जो दूसरी परिभाषा है गिलिन और गिलिन क्या, तो ये आप लोग देख लीजिए। इसमें इन्होंने कहा है कि भौतिक दशाओं अथवा संस्कृति साधनों अथवा जनसंख्या की रचना एवं सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समूह के अंदर आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए हों, ठीक है। यानी कि जो बहुत सारी हमारी सामाजिक रीतियां थी, वो इन सब के कारण क्या हुई? बदलाव हुआ है इनमें, ठीक है। तो इन दोनों परिभाषाओं को आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, और भी 2-3 परिभाषाएं हमारे समाजशास्त्रियों ने दी हैं, तो उनकी भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को आप समझ लेते हैं कि समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एक्चुअली है क्या। सबसे पहले बात करते हैं हम व्यक्ति की। व्यक्ति कहाँ रहता है? व्यक्तियों के समूह में रहता है। समूहों के संगठन को हम लोग पिछली बार बात कर चुके हैं, क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो चेंज आएगा वो कहां पर आएगा? व्यक्ति के अनुभवों पर आएगा। फिर उसके बाद उसकी अभिवृत्तियों पर आएगा। इसके बाद उसके विचारों के आदान प्रदान में आएगा। इसके बाद जो आपसी संबंध हैं व्यक्तियों के, उनमें आएगा। इसके बाद सामाजिक संबंधों में, मतलब जो सामाजिक संरचना है उसमें डे बाय डे परिवर्तन आने लगेगा। पता चला एक से दूसरा, दूसरा तीसरा, इस तरीके से एक समूह दूसरे समूह से
टच होते जाएंगे और संरचना का नया निर्माण होता जाएगा, और ओवरऑल यानी जो सबसे लास्ट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। पहली विशेषता यह है कि सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी रूप से प्रत्येक समाज में पाया जाता है, यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो सभी के लिए होता है और सर्वव्यापी होता है, यानी पूरे उसका जो प्रभाव है, उसका जो लाभ है वो पूरे समाज में पड़ेगा। ठीक है ना। और ये जो परिवर्तन है ये समय के साथ साथ चलता है। जैसे आप लोग देख रहे हो इस समय कि हम लोगों को डिजिटल साधनों की आवश्यकता है, तो आप लोगों को कैसे शिक्षा दी जा रही है, डिजिटल साधनों के माध्यम से। ठीक है ना, ताकि आपकी शिक्षा को प्रभावित न कर सके, चाहे कोरोना आ जाए या कोई अन्य वैश्विक महामारी आ जाए। ठीक है ना। तो समाज की ये रिक्वायरमेंट थी कि हमारी ऑनलाइन क्लासें होनी चाहिए, तो आपको लिए देखिए ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज में समान रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि जो परिवर्तन आपके आसपास हो रहा है वो 10 किलोमीटर दूर हो, या आपके जिस भी मोहल्ले में रह रहे हो उस मोहल्ले के दूसरे छोर में भी वैसा परिवर्तन हो। वो धीरे धीरे परिवर्तन वहां तक पहुंच जाएगा। कहीं पर इसका स्तर बहुत ऊंचा होता है तो कहीं पर इसका स्तर बहुत नीचा होता है। आदिवासी समाज में इसका कम स्तर सबसे नीचा पाया जाता है, क्योंकि वो लोग हमेशा से जो सरकारों द्वारा दिए जा रहे लाभ है वो उनका निरंतर विरोध करते रहे। उनको उनकी अपनी एक अलग ही विचारधारा है, जिसके कारण उनका स्तर ऑब्वियस सी बात है कि वो कमी रहता है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप, स्थिति आदि के बारे में पूर्वानुमान, भविष्यवाणी। ठीक है ना। हम लोग कोई भविष्य ज्ञाता तो है नहीं कि आज हम लोगों ने बता दिया कि जो आने वाला समय है वो ऐसा हो जाएगा। हम लोग जस्ट एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन पूर्वानुमान वो भी नहीं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध वैज्ञानिक जागरूकता से होता है, यानी कि जब हमारी सृजनात्मकता क्षमता बढ़ेगी, हमारे वैज्ञानिक आविष्कारों में वृद्धि होगी, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ेगी। ये एक जटिल प्रक्रिया है। आप लोग देखते ही होंगे अपनी बात दूसरे को समझाना कितना कठिन हो जाता है। ठीक है, जब वो एक किसी ऐसे परिवेश से आया हो जहां पर उनको वो सुविधाएं ना मिली हो। ठीक है, इसीलिए विकास होने में समय लगता है। परिवर्तन समाज के प्रत्येक समुदाय को प्रभावित करता है। मैंने पहले भी बताया कि जो भी परिवर्तन होगा या तो किसी को लाभान्वित करेगा या फिर किसी को प्रभावित करेगा। सामाजिक परिवर्तन स्थायी ना होकर निरंतर गतिशील होता है। सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होते हैं। ठीक है, ये डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। इसके बाद इनके प्रमुख कारक क्या होते हैं। पहला कारक है भौगोलिक कारक, दूसरा जैविक कारक, सांस्कृतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, प्रौद्योगिकी कारक, शैक्षिक कारक। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले हम लोग भौगोलिक कारक में आते हैं। इसके अंतर्गत भूकंप, बाढ़, जलवायु, प्रकृति स्थिति सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे पहाड़ों पर जो स्थितियां सर्दियों के समय कुछ और होती हैं, बरसात के समय कुछ और होती हैं। वो लोग मैदानी इलाकों में शिफ्ट कर जाते हैं, उन लोगों की छुट्टियां हो जाती हैं, उनका जो शैक्षिक सत्र है वो 1 महीने और बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद जैविक कारक क्या होते हैं। इसके अंतर्गत अनुवांशिकता, जन्म, मूल वंश एवं विकास की दशाएं आती हैं, यानी कि जो आपके पूर्वजों का योगदान या जो भी मानसिक स्थिति रहेगी होगी वही मानसिक स्थिति आपके पास आएगी, लेकिन शिक्षा के माध्यम से हम उसको और अच्छे से पॉलिश कर देंगे और आपकी जो मानसिक विकास है आपका और सुदृढ़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सांस्कृतिक कारक, जो प्रथाएं, विश्वास, आचरण की शैली, कला, कौशल, भाषा, साहित्य, विज्ञान आदि आते हैं, उसको हम शिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक, आपकी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन, अभिप्रेरणा में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन को अंजाम देते हुए
क्या होता रहता है, शिक्षा के कारण इनमें धीरे धीरे बदलाव आता रहता है। प्रौद्योगिक कारक, जिसमें हमें विज्ञान का प्रसार करते हैं, आविष्कारों की बात करते हैं, यंत्र, उद्योग, व्यवसाय, नगरीकरण आदि, ये सभी सारी चीजें इसमें आती हैं। और ये सब किसके कारण होता है, शिक्षा के कारण। शैक्षिक कारक क्या होता है, इसमें हम लोग अच्छी शिक्षा की बात कर सकते हैं, साक्षरता का प्रसार कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है उस टेक्नोलॉजी की भी बात कर सकते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, विशिष्ट शिक्षा केंद्र, मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना, इन सब का सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। अब इसके बाद इसमें इस सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले जो कारक हैं कौन कौन से हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है सांस्कृतिक जड़ता, यानी कि कुछ लोगों के दिमाग में जो मूल्य भरे हुए हैं, पुराने अंधविश्वास भरे हुए हैं कि लड़कियों को हम नहीं पढ़ाएंगे और क्या कहते हैं, हम अपने बच्चों को घर से ज्यादा दूर नहीं भेजेंगे, तो वो सब बाधा डालते हैं किसमें, सामाजिक परिवर्तन में। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। जहां ना समझ में आए आप लोग डाउट क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद नवीनता का भय, वो लोग नवीनता के भय से बहुत डरते हैं, यानी कि ये दूसरी बाधा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डे बाय डे हमारे समाज में आधुनिकीकरण होता चला जा रहा है, डिजिटलाइजेशन होता चला जा रहा है, लेकिन आपके कुछ मम्मी पापा ऐसे होंगे जो अभी भी फोन को नेग्लेक्ट कर देते होंगे, अभी भी एटीएम वो अपने अकाउंट पे नहीं लेते होंगे। ठीक है, अगर किसी सरकारी या गैर सरकारी उसमें नौकरी कर रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं ये सारी खराब चीज है। ठीक है ना, तो उनको जो ये नए नए आविष्कार होते रहते हैं, जो नई नई बातें आती हैं, उनको ग्रहण करने में क्या करते हैं, थोड़ा सा कष्ट का अनुभव करते हैं और कभी कभी तो वो बिल्कुल ही उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। निहित स्वार्थ, स्वार्थ सिद्ध सामाजिक परिवर्तन में तीसरी बाधा है। प्रायः यह बात देखने में आती है कि कुछ ऐसे प्राचीन नियम रूढ़ियां हैं जिनके द्वारा कुछ लोगों के निजी स्वार्थ पूरे होते हैं। चूंकि ऐसे लोग अपने स्वार्थ को नहीं त्याग सकते, इसलिए वे किसी प्रकार की नवीनता अथवा परिवर्तन नहीं चाहते। ठीक है ना, कुछ लोगों को क्या होता है, स्वार्थी होते हैं, जिससे कि वो पुराने जो ढर्रा है बनाए हुए, नियम बनाए हुए हैं, पुरानी रूढ़ियां हैं, उसी में ही उनको चलना है, नया उनको कुछ नहीं चाहिए। पृथकता की मात्रा, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में पृथकता की मात्रा चौथी बाधा है। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अन्य लोगों की संस्कृतियों के संपर्क में क्या करते हैं, नहीं आना चाहते हैं, मतलब अलग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन, जैसा कि मैंने आपको बार बार यही बताया है कि शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है। ठीक है, शिक्षा हमारी शाश्वत मूल्यों को स्थायी करता है, यानी कि जो हमारे पूर्वजों के जो भी मूल्य हैं, जो भी उनके नियम हैं, उनको क्या करता है, उनका हस्तांतरण करता है और उनको याद दिलाता है कि आपके पूर्वजों के मूल्य ऐसे थे तो उन मूल्यों को आपको भी ग्रहण करना चाहिए, उनमें ईमानदारी लानी चाहिए, उनकी मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, इसमें जैसे सत्य, अहिंसा, सहानुभूति, सहिष्णुता, सहयोग, सौहार्द आदि अनेक शाश्वत मूल्य पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है परिवर्तन ग्रहण कराने में सहायता। शिक्षा समाज में भौतिक अभौतिक प्रविधियों का प्रचार एवं प्रसार करती है तथा शिक्षा लोगों को मानसिक रूप से तैयार करके ऐसे वातावरण का निर्माण करती है जिसमें लोग वांछित परिवर्तन को सरलतापूर्वक ग्रहण कर सके। ठीक है, तो इसमें भी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का बहुत सहयोग करती है। ठीक है, जो भी सामाजिक परिवर्तन होगा वो ऑब्वियस सी बात है शिक्षा के माध्यम से ही होगा। जब हमारे व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे तो व्यक्तियों का समूह शिक्षित हो जाएगा, जब व्यक्तियों का समूह शिक्षित हो जाएगा तो हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, समाज में जो क्रिया कार्य विधियां हैं वो भी शिक्षित हो जाएंगी और धीरे धीरे एक अच्छी सोच का परिवर्तन होने लगेगा। नवीन परिवर्तनों के उदय में सहायक,
ठीक है, जो नई नई विचारधाराएं आएंगी उनको जन्म मिलेगा और उनको ग्रहण किया जाएगा। संस्कृति का हस्तांतरण, जो हमारे भावी पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण करने करके समाज में स्थायित्व निरंतर लाती है। ठीक है ना, ये सब किससे होगा? ये सब शिक्षा के माध्यम से होगा। इसके बाद एकता एवं समग्रता उत्पन्न करना। शिक्षा के माध्यम से हम लोगों में क्या कर सकते हैं? एकता की भावना, आपसी मतभेद को भुलाकर, जो आपसी संघर्ष होता है उसको भुलाकर आपसी प्रेम की, सद्भावना की, राष्ट्रीय एकता की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षक की सामाजिक परिवर्तन में क्या अहम भूमिका होती है? जैसा कि आप लोग जानते हो, शिक्षक समाज का दर्पण होता है। जो शिक्षक अपने बच्चों को दिखाएगा, जो गुण दोष दिखाएगा, बच्चे समाज के उन्हीं गुण और दोष को जानेंगे और उनका अच्छी तरीके से मूल्यांकन करके अपने सामाजिक जीवन, मानसिक जीवन और शैक्षिक जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और सामाजिक परिवर्तन लाने में, राष्ट्र की एकता बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। तो ये है आपका 3rd चैप्टर, ये आज कंप्लीट होता है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न होंगे, उनको आप देख लीजिएगा। और डाउट क्लास हमारी 2 से 3 बजे तक है। जो भी आपको ना समझ में आ रहा हो वो आप पूछ सकते हैं। इसका PDF फॉर्म में आज भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।